हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रूरल डेवलपमेंट के यूनिट वन में हमने लगभग इतने पार्ट कवर कर लिए थे। तो चलिए दोस्तों, आगे का पार्ट देखते हैं। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा यूनिट वन का तो चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सप्लेन रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। यानी कि दोस्तों, जो कृषि हमारी यानी जो खेती हमारी वर्षा पे आधारित होती है यानी बारिश पे आधारित होती है, उसके डेवलपमेंट के लिए क्या हुआ है, ये सारी बातें इसमें बताई गई है। तो रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च इन द ईयर 2011 एंड 12 सब स्कीम ऑफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो ये दोस्तों बात होगी कि कब डेवलप किया गया था और कब लॉन्च किया गया था प्रोग्राम को, रेनफेड एरिया। एंड इट्स एम टू इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ फार्मर, स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। यानी कि दोस्तों, इस जो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, इसका मेन एम था कि जो इस छोटे किसान हैं और छोटे एरिया में रहते हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए। अब ऑब्जेक्टिव क्या था दोस्तों? द बोर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम, इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, रेन फेड एरिया इज सस्टेनेबल मैनर, अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएटिंग फार्मिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द अप्रोच। यानी दोस्तों, जो उनका पहले से अप्रोच है उसी को आगे बढ़ाते हुए नए तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी, मतलब खेती, नए तरीके से प्रोडक्टिव टाइप की खेती करनी थी। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि जो रेनफेड एरिया होता है उसमें लोग, जो किसान होते हैं, वो पूरी तरह सिंचाई पर और वर्षा पर, मतलब बारिश पर आधारित होते होते हैं। तो सरकार का काम क्या था कि कैसे कौन सी फसल किस समय सही होगी, ये सारी बातें उनको बताना और उनको नए नए फसल के बारे में बताना कि हाँ, तिलहन की फसल बोनी है, दाल की बोनी है, ये सारी चीजें उनकी बताना था इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव। आई होप दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन नेशनल वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन रेन फेड एरिया एंड। तो दोस्तों, जो नेशनल वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था उसका रेन फेड एरिया में क्या योगदान था, ये बातें बताई गई हैं। तो नेशनल वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन रेन फेड एरिया इज स्पेशल सेंटर असिस्टेंस प्रोग्राम फॉर द बेनिफिट ऑफ कल्टिवेटर फैमिलीज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। यानी दोस्तों, इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य ये था कि जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं उनको कल्टिवेटेड यानी कि उपजाऊ जमीन प्रोवाइड कराना एंड अच्छे से खेती कराना, ये सारी चीजें रेनफेड के द्वारा हुई। दोस्तों, लगभग सारे में उद्देश्य सेम ही है कि अच्छी सी खेती प्रोवाइड कराना, उनको नॉलेज प्रोवाइड कराना, ये सारी चीजें सब में आएगा दोस्तों, सेम रहेगा। तो आप सब में यूज कर सकते हैं। एंड द स्कीम नेशनल वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरियाज was launched 1991. National Watershed Development Project in rainfed areas will focus field activity, uplifting of land use, pattern of the area development, land and water resources। दोस्तों, इसमें भी वही देखा गया कि जो जमीन है वो फर्टिलाइज है कि नहीं है, उपजाऊ है कि नहीं है, ये सारी चीजें देखी गई। और कहाँ से वाटर रिसोर्स मिल रहा है, कहाँ से पानी आ रहा है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत देखी भी गई। अब ऑब्जेक्टिव क्या था? नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट सच एज सॉइल वाटर कंजर्वेशन एक्टिविटी, एग्रो कंजर्वेशन प्रैक्टिस, रन ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। इसका ऑब्जेक्टिव यही था दोस्तों कि मिट्टी वगैरह जो है उसे उपजाऊ बनाना, कैसे सही तरीके से पानी का यूज करें, कैसे जो जुताई वगैरह है उसको नए नए तरीके से करें और नए नए इंस्ट्रूमेंट यूज करें, ये सारी चीजें इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। आई होप दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई। टू स्ट्रेसन पीपल पार्टिसिपेशन, प्रोजेक्ट प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। बहुत से लोगों को इसमें शामिल करना और उसको प्रॉपर प्लान करना, देखते रहना, ये सारी चीजें इसमें थी। इसके बाद हमारा दोस्तों नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नमसा। यानी नेशनल मिशन जो सस्टेनेबल यानी अच्छी तरह से खेती के लिए है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो नेशनल मिशन ऑफ फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हैज बीन फॉर्मुलेटेड इनहैंसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव। ये दोस्तों सारे क्वेश्चन में लगभग सेम है कि एग्रीकल्चर को इनहेंस करना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ये सब में आएगा। अब इसमें ये देखना किस एरिया में, इन रेन फेड एरिया में, यानी जहाँ पर वर्षा पे डिपेंड होता है यानी बारिश पे लोग डिपेंड होते हैं, उस एरिया में दोस्तों। NAMSA drives a mandate sustainable agriculture mission, which one of the 8 mission outlined under National Action Plan of Climate Change। दोस्तों, ये इनका कुछ 8 प्लान था और वो भी क्लाइमेट चेंज के आधार पे था।
एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, इस स्कीम की ऑब्जेक्टिव का क्या था? टू मेक एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिविटी। देखिए दोस्तों, ये पॉइंट आपका लगभग सब में सेम आ रहा है, तो आप सब में यूज कर सकते हैं, क्योंकि सारे प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव वही है कि फर्टिलाइज करना, प्रोडक्टिव बनाना, एंड टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास उपलब्ध है उनको कंजर्व करना, सही तरीके से यूज करना, सॉइल मिट्टी को मॉइस्चर करना, ये सारी चीजें आपका इसके अंतर्गत आता है। और भी कोई पॉइंट जो यूनिक है तो वो बता दे रहा हूँ। टू डेवलप कैपेसिटी ऑफ फार्मर स्टेक होल्डर ऑफ कंजक्शन विथ अदर ऑन गोइंग मिशन। मतलब इसका एक मिशन था कि जो भी हमारे किसान होंगे वो स्टेक होल्डर्स होंगे एंड कंजक्शन विथ अदर गोइंग मिशन। और दोस्तों उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मनरेगा, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके अंतर्गत दोस्तों जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे उनको वर्क दिया गया, यानी कुछ ना कुछ एक ईयर में लगभग 100 डेज का वर्क मिलता है। तो देख लेते हैं। द मैंडेट ऑफ द मनरेगा इज प्रोवाइड एट लीस्ट 100 डेज गारंटीड वेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ए फाइनेंशियल ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड whose adult member volunteer to unskilled manual। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो गांव के लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, वो इसके अंतर्गत उन्हें मिनिमम 100 दिन का यानी मिनिमम 100 दिन का उन्हें काम मिल जाता है। अब कोर ऑब्जेक्टिव क्या था मनरेगा का, वो देख लेते हैं। प्रोवाइडिंग नॉट लेस देन 100, यानी कम से कम 100 दिन का उन्हें अनस्किल्ड वर्क मिलता था। जैसे गांव में खड़ंजा वगैरह बन रहा है तो वहां पर उन्हें काम दे दिया गया, कई नाली वगैरह साफ करनी है तो वो सारी चीजें, और उनको पैसे भी प्रोवाइड किए जाते थे। स्ट्रेथिंग लाइवलीहुड रिसोर्स बेस द पुअर, प्रोटेक्टिविटी इंश्योरिंग सोशल इंक्लूजन, स्टेइंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी ये सारा काम पंचायती राज में होता था। पंचायती राज दोस्तों आपको थर्ड यूनिट में बताया जाएगा। अब गोल क्या था, गोल ऑफ मनरेगा? सोशल प्रोटेक्शन मोस्ट वल्नरेबल पीपल लिविंग इन रूरल इंडिया, गारंटी वेयर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। यानी दोस्तों जो लोग कुछ नहीं पता है, यानी कुछ काम जिनको नहीं मिलता है, तो कम से कम उन्हें 100 दिन की तो जॉब मिल जाती थी, और उसके द्वारा मिल जाती है इस स्कीम के द्वारा, और उनका खाने पीने का इंतजाम हो जाता है। इनहेंस लाइवलीहुड सिक्योरिटी रूरल पुअर, यानी उनका इनहेंस होता है, जीवन शैली उनकी बढ़ती है, क्योंकि पैसा आएगा दोस्तों तो जीवन शैली आपकी अच्छी होगी। एंड क्रिएट ए ड्यूरेबल एंड प्रोडक्टिव रूरल एसेट, यानी इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, रूरल एरिया को डेवलप करते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। ये सारा मनरेगा के द्वारा होता है। अब हमारा है प्रोग्राम इन सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी के लिए क्या प्रोग्राम है? सबसे पहले हमारा है अटल पेंशन योजना। तो इसमें देख लेते हैं। अटल पेंशन योजना करंटली ओपन ऑल इंडियन सिटीजन 18 टू 40 एज, यानी कि 18 से 40 वर्ष तक जितने लोग हैं वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। एंड अंडर द एपीआई यानी अटल पेंशन योजना में मिनिमम मंथली पेंशन फॉर सब्सक्राइब रेंजिंग बिटवीन 1000 एंड 5000, यानी मिनिमम 1000 से आप 5000 तक पे कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के बाद। और अब इसका क्या है कि बेनिफिट क्या है वो देख लेते हैं। उससे पहले ये पॉइंट समझ लेते हैं। आफ्टर द डिमांड द बॉथ सब्सक्राइबर एंड सपोज द नॉमिनीज एंड सब्सक्राइबर सेल इंटीलेटर रिसीव पेंशन वेल्थ एज एक्यूमुलेटेड टिल एज 60 ऑफ द सब्सक्राइबर, यानी आपको 60 साल तक आपको पे करना है मंथली के हिसाब से 1000 से 5000 तक। एंड जब आप 60 से अबव होंगे तो आपको उस जितने पैसे की जरूरत होगी यानी मंथ के हिसाब से आप उसमें से ले सकते हैं। अब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ऑफर एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी कवर 1 ईयर, तो इट कैन बी रिन्यूड, यानी दोस्तों अगर आपकी अचानक भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें आप की मौत हो जाती है या आप डिसेबल हो जाते हैं, तो उसमें सरकार की एक योजना है। तो देख लेते हैं। अंडर द PMBSY द रिस्क कवरेज अवेलेबल इन 2 लाख फॉर एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी 1 लाख फॉर द परमानेंट पर्सन। तो ये बातें आप समझ गए होंगे। इसका प्रीमियम दोस्तों क्या है कि 12 पर एनम इज टू पेड बाय द अकाउंट होल्डर, यानी जो भी इसको सब्सक्राइब करेगा वो एनुअली यानी 12 रुपये पे करेगा। बहुत कम ही है तो करा लेना चाहिए। उसके बाद दोस्तों है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस यानी 1 साल का लाइफ इंश्योरेंस होता है, जिसका कवर आपको 2 लाख रुपए तक का मिलता है और ये भी 18 से 15 एज ग्रुप के लिए होता है। एंड इसमें आपको 330 पर एनम पर मेंबर एंड इज रिन्यूएबल एवरी ईयर, यानी 330 रुपए आपको पर ईयर के हिसाब से पे करना पड़ता है और पर ईयर के हिसाब से रिन्यू करना पड़ता है इसको दोस्तों। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है जो कि है आपका प्रोग्राम्स इन एरिया ऑफ सोशल सेक्टर, यानी सोशल सेक्टर में कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए थे उसके बारे में। तो सबसे पहला हमारा है 20 पॉइंट प्रोग्राम, उसके बाद है मिनिमम नीड प्रोग्राम, फूड वर्क फ्रॉम प्रोग्राम एंड रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, जवाहर रोजगार योजना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंदिरा आवास योजना। तो दोस्तों ये सब छोटे छोटे कहीं न कहीं आप लोग सुने होंगे। तो एक्सप्लेन 20 पॉइंट प्रोग्राम योजना, ये 2 नंबर पे आता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ी सी है इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको समझा दे देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं एक्सप्लेन मिनिमम नीड यानी MNP। द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम वाज लॉन्च इन द 5th 5-year प्लान, यानी जो लोग 55 वर्ष के हैं उनके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था एंड इस ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड लाइफ फॉर ऑल सेक्शन पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री, यानी जो लोग गांव में रहते हैं उनकी एक कैटेगरी डिफाइन कर दी गई थी, मिनिमम कम से कम इनके पास इतनी चीजें तो होनी ही चाहिए। द स्ट्रेटेजी ऑफ एस्टेब्लिश नेटवर्क फैसिलिटी अटेंशन एंड एक्सेस सोशल consumption and respect to select items within stipulated time frame. Initially, there were 8 component MNP: elementary education, rural health, rural water supply, rural electricity and rural, मतलब जो दोस्तों इसमें ये है कि जो बेसिक नीड थी वो कम से कम आपको प्रोवाइड होनी चाहिए अगर आप गांव में रह रहे हैं, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान बिजली स्वच्छ सादा पानी और एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आपको मिलनी चाहिए कम से कम MNP के अंदर। तो MNP इसीलिए आया था एंड चलते हैं एक बार नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में रूरल हेल्थ जो है ऑन ए पेरिफेरल हेल्थ सेंटर 13,000 पॉपुलेशन इन प्लेन एंड 2,000 पॉपुलेशन इन ट्रिबल हिली एरियाज। ये हेल्थ सेंटर की बात कर रहा है, मिनिमम इतने 13,000 पॉपुलेशन के बीच में कम से कम एक हेल्थ सेंटर होना चाहिए और वन सब सेंटर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 500 पीपल एंड ए प्लेन फॉर 30,000 ट्रिबल एंड हिली एरिया, यानी कि जो प्लेन एरिया में रहते हैं उनके 5,000 लोगों के बीच में एक हेल्थ सेंटर होना चाहिए, सब सेंटर होना चाहिए, और जो हिली एरिया में रहते हैं और उन 3,000 यानी 3,000 लोगों के बीच में एक सब सेंटर होना चाहिए। वन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ए पॉपुलेशन 1 लाख, यानी कि एक बड़ा सा हेल्थ सेंटर आपका 1 लाख लोगों के बीच में होना चाहिए। द एस्टेब्लिशमेंट पेरिफेरल हेल्थ सेंटर देयर ऑफ एग्रीगेशन आल्सो अंडर द मेन, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, MNP के अंदर। न्यूट्रिशियन, न्यूट्रिशियन मतलब जो लोग जैसे कुपोषण का कोई शिकार ना हो, प्रॉपर लोगों को न्यूट्रिशन विटामिन वगैरह मिलते रहे, तो उसके लिए भी प्रोग्राम चलाया गया है। तो टू एक्सटेंड सपोर्ट न्यूट्रिशन 11 मिलियन एलिजिबल, यानी 11 मिलियन पीपल एलिजिबल है इसके लिए। एंड टू कंसोलिडेट मिड डे मील प्रोग्राम, मिड डे मील प्रोग्राम आप लोगों ने देखा कि गवर्नमेंटेड स्कूल जो होते हैं वहाँ पे प्राइमरी वगैरह उसमें ये चलाया जाता है, दूध वगैरह केला वगैरह। मैंने गांव में देखा कुछ बच्चे तो बस केला वगैरह ये सब खाने के चक्कर में पढ़ाई छोड़ो, पहले खाना मिल रहा है ये मिल रहा है उसके चक्कर में जाते हैं, जो भी है अच्छा है, कम से कम उनका पढ़ाई के साथ साथ ग्रोथ भी तो हो रहा है। उसके बाद दोस्तों हमारा है एक्सप्लेन फूड वर्क प्रोग्राम्स, यानी फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो है, इसके अंतर्गत दोस्तों जो लोग अनस्किल्ड हैं उनको कम से कम खाना मिल जाए, कम से कम इतना तो हो जाए कि वो इतना काम कर सके कि वो अपनी जीवन शैली रोज की जी सकें, वही सारी चीज़ें इसमें हैं। और मनरेगा वाला पॉइंट भी आप इसमें लिख सकते हैं, एग्जाम्पल भी मनरेगा के इसमें आएगा। देखिए दोस्तों महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो आप मनरेगा वाला भी सारा पार्ट इसमें लिख सकते हैं। एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज टू लिव्स इन पुअर बाय गिविंग देम फूड गेन्स, यानी जो लोग गरीब लोग हैं उन्हें कम से कम खाने पीने की व्यवस्था हो सके, इसका ऑब्जेक्टिव ये है। मनरेगा का भी सेम ही था। एंड
Secondary objective was to make the some work national building of construction, road, कच्चा and semi कच्चा, clearing debris, cleaning, historical mon, ground work on some, यानी कि जो लोग कच्चा मतलब जो रोड बनता है हमारा खड़ंजा और पक्का रोड बनता है उन सब चीज़ों में इन्हें वर्क मिले और उसके जरिए ये लोग खाने पीने की व्यवस्था अपना कर सके, ये सब चीज़ें आपकी आती है। एक्सप्लेन नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, तो जो लोग गांव में रहते हैं उसके लिए भी ये प्रोग्राम है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। अब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1980 में दोस्तों आया था एंड इसमें क्या है कि जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं उन्हें कम से कम अपॉर्चुनिटी मिले कि वो एम्प्लॉय पा सकें यानी एम्प्लॉय काम वगैरह पा सके। दिस वाज वेव्ड ए मेजर स्टेप टुवर्ड पॉवर्टी एलिवेशन, इसका मेन उद्देश्य यही था कि गरीबी को दूर किया जाए। The function of NRP, creation a large quantum man day work per year for the unemployment and underemployment rural area, यानी जो लोग गांव के गरीब लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए यानी काम प्रोवाइड किया जाए और उनकी गरीबी को दूर किया जाए, यही मेन उद्देश्य है दोस्तों इसका। क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल कम्युनिटी असिस्ट ऑफ स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी रूरल एरिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ नियम वगैरह बना दिया गया, लिख दिया गया, काम मिला, नहीं, उसको देखने के लिए कुछ कमेटी वगैरह भी गठन किया गया एंड उसपे फॉलो किया गया। इन ऑल वर्क अंडर द एनआरपी प्रेफरेंस वाज गिवन लैंडलेस लेबर्स, ये उनके लिए भी था जो लोग जिनके पास जमीन वगैरह नहीं है और उन्हें काम भी नहीं है, तो ये प्रोग्राम उनके लिए भी था। एनआरपी इज ए स्पॉन्सर प्रोग्राम इक्वल शेयरिंग ऑफ द एक्सपेंडिचर सेंटर एंड स्टेट, इस प्रोग्राम में दोस्तों इक्वली शेयर था स्टेट गवर्नमेंट का और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का। ऑब्जेक्टिव दोस्तों इसमें भी सेम है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, किसके लिए, अनएम्प्लॉयमेंट लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, इससे फूड वगैरह मिल जाएगा, उनको एक अच्छी जीवन शैली मिल जाएगी। सेम दोस्तों आप सब में ये लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये भी दोस्तों इसमें मनरेगा की बात होगी क्योंकि जिनके पास जमीन वगैरह नहीं है तो उनको मिनिमम 100 डे का गारंटेड वर्क इसके अंतर्गत दिया गया था, सेम एज मनरेगा की तरह ही है बट थोड़ा सा चेंज है। दिस वाज सेंट्रली स्पॉन्सर प्रोग्राम। मनरेगा क्या है कि आपका पंचायत वगैरह और क्या होता है कि सेंटर से नहीं होता है, वो स्टेट का होता है, ये क्या है, ये प्रोग्राम सेंटर का है एंड देयर वाज unmaking of fund especially certain activity, 25% for the soil forestry, 10% of working benefits only scheduled caste tribes, यानी जो हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं, छोटी बिरादरी के लोग हैं, उनके लिए ये सारी योजना लगाया गया था एंड ट्राइब्स 20% फॉर हाउसिंग अंडर इंदिरा आवास योजना और 20% लोग के लिए इंदिरा आवास योजना रखा गया था इसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ऑब्जेक्टिव क्या था, वो भी सेम है दोस्तों, ऊपर की तरह ही होगा कि इम्प्रूविंग एक्सपैंडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और मिनिमम 100 दिन का वर्क प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ इसमें है। अब जवाहर रोजगार योजना देख लेते हैं दोस्तों। तो जवाहर रोजगार योजना अप्रैल 1989 में मर्जिंग नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आया था। ये भी लैंडलेस लोगों के लिए ही था और इसमें भी एम्प्लॉयमेंट की गारंटी प्रोग्राम दिया गया था, मतलब गारंटी था कि इतने दिन का आपको वर्क मिलेगा। अब इसमें नया चीज़ यही कि इसमें रेशियो जो है 80-20 का था और ये उनके लिए था जो लोग गरीबी रेखा से नीचे थे एंड जिनके पास ज़मीन नहीं थी, लेबर वगैरह थे, शेड्यूल कास्ट के थे, शेड्यूल ट्राइब के थे और 30% ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वर रिजर्व फॉर वुमेन। और इसमें दोस्तों एक काम किया गया था कि जो लोग महिलाएं हैं उनके लिए 30% वर्क रिजर्व रखा गया था। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। इसमें भी दोस्तों मेन ऑब्जेक्टिव वही सेम ऊपर वाले की तरह है, तो इसमें भी आप लिख सकते हैं। अब दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, यानी जो लोग पढ़ लिख कर बेकार पड़े हुए हैं उनके लिए ये योजना आई थी और 1983 से 1911 के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, यानी जो लोग पढ़ लिख कर बेकार पड़े हुए हैं उनके लिए आया था। अब आप लोग अपने आप को ना समझिएगा, आपने बीटेक कर रखा है तो इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेंगे, कोशिश करिए यार, जॉब तो मिलेगी ही। और जॉब क्या ढूंढना, अच्छे से काम करिए, अपना खुद का कुछ बनाइए। चलिए दोस्तों ये सब मजाक की बात हो गई, सीरियस भी है, मोटिवेट कर रहा हूँ आप लोगों को। अपार्ट फ्रॉम द स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड बैंक वाइज टारगेट वेयर आल्सो इंडिकेटेड, ये स्टेट वाइज के द्वारा होता था, डिस्ट्रिक्ट के द्वारा होता है, बैंक के द्वारा भी ये वर्क प्रोवाइड किया जाता था।
इसमें दोस्तों इस योजना के द्वारा। एंड इट इंट्रोड्यूस इफेक्टिव मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन द स्कीम ऑफ वेरियस अर्डर प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ऐसा नहीं कि दोस्तों ये स्कीम को लॉन्च कर दिया गया और आपको इसके बारे में नहीं बताया गया। इसके लिए प्रॉपर एक टीम बनाई जाती है और लोगों को गाइड किया जाता है, ऐड किया जाता है कि कैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोग जनरेट कर सकें, क्योंकि गाँव में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बस आप लोगों को देखने की देरी है। पैकेज असिस्टेंट मेड अवेलेबल ऑफ बेनिफिशियल अंडर द स्कीम इंक्लूड सबसे लोन एंड इजी। इसके द्वारा दोस्तों गाँव जो ग्रामीण एरिया में बैंक वगैरह है आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लोन वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये आप आज ही अपने बैंक में जाके चेक कर लीजिएगा। दिस स्कीम वाज इम्प्लीमेंट सेंट्रल स्कीम फॉर पीरियड 11 ईयर बिटवीन 1986 टू 84, यानी ये 11 साल के पीरियड में था। एंड 1983 से लेकर 1993 से 1994। ठीक। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ वाज मर्ज इन प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। बाद में ये योजना क्या हो गई, मर्ज हो गई प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना में। ऑब्जेक्टिव दोस्तों सेम वही है कि अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉय देना, यानी कि लोगों को काम देना, सर्विस देना, इंडस्ट्री को बढ़ाना, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद आता है एक्सप्लेन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग फिर भी पढ़ लीजिएगा, 2-3 नंबर में पूछ देता है। अब हमारा लास्ट जो आता है एक्सप्लेन इंदिरा आवास योजना, यही जो आगे मेंशन किया गया था, इसको हम लोग देख लेते हैं। इंदिरा आवास योजना वाज सब स्कीम ऑफ रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। यानी दोस्तों जो गांव के लोग हैं, जो लैंडलेस है, मतलब जिनके पास जमीन वगैरह नहीं है, अगर जमीन है तो वो मंडई वगैरह यानी मड़ी वगैरह आप लोग समझ ही रहे हैं, झोपड़ी झुग्गियों में रहते हैं, तो उनके लिए ये था कि उनको एक अच्छा सा घर प्रोवाइड किया जाए। इस योजना का मेन यही उद्देश्य था। It was the flagship housing program Ministry of Rural Development worked towards the construction house of the below poverty BPL population rural area. And it provide grant for the construction house members scheduled caste tribes पर। ये सब दोस्तों शेड्यूल कास्ट के लिए, SC ST के लोगों के लिए, और जो लोग गरीब हैं पॉवर्टी लाइन से नीचे। ऐसा नहीं कि अगर कोई ब्राह्मण है और गरीब है तो उसको नहीं मिलेगा, या क्षत्रिय गरीब है तो नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं था। जो लोग गरीबी रेखा से नीचे थे सबको ये बेनिफिट मिलता था। अब ऑब्जेक्टिव क्या था, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंदिरा आवास योजना आल प्रोवाइड सपोर्ट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस रूरल एरिया। यानी आपको घर बनाने के लिए कुछ पैसे मिलते थे, पूरा पैसे नहीं मिलते थे। ऐसा नहीं कि आप 10 लाख का घर बनवा रहे हैं तो सरकार आपको 10 लाख देगी, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, 10 लाख का बनवा रहे हैं तो उसमें 5-6 लाख, 4-5 लाख पता कर लीजिएगा कितना मिलता है, मुझे इसका वो नहीं है, बट हाँ कुछ पैसे सरकार इसको प्रोवाइड करती थी ताकि आप लोग अपना घर वगैरह बना सकें। टू सपोर्ट द कंस्ट्रक्शन हाउस ऑफ प्रोविजन इंक्लूडिंग वर्क प्लेस विद इन द हाउस। सरकार का मेन उद्देश्य यही था कि कम से कम आपके पास घर हो जाए, आप बारिश वगैरह में ज़्यादा परेशान ना हो। To design house based on requirement of the developer, to promote use technology material of affordable conductive, generating employment, environment friendly and sustainable, to empower of encourage पंचायत टू टेक लीड रोल ऑफ। इसमें दोस्तों इस योजना में जो गांव के प्रधान वगैरह होते हैं, आपको पता ही है कि बहुत अच्छा रोल निभाते हैं। आपका जितना अच्छा व्यवहार रहेगा पंचायत में तो आपको उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो आई होप दोस्तों पहली यूनिट आपको समझ में आई होगी। मैंने दोनों जो फर्स्ट यूनिट का 2 पार्ट में मैंने बनाया, तो दोनों पार्ट आप लोग जरूर देखिएगा, और कोई डाउट होता तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि पार्ट 2 का होगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।